नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सूरज चौधरी पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट 2026 की अकाउंटिंग पोर्शन का स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कोशिश रही कि मैं आपको कि अकाउंट्स और कॉरपोरेट अकाउंट्स के सारे टर्म्स, सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो समझा पाऊँ। और मेरी पूरी कोशिश रही, अगर जिन्होंने ये क्लास कभी हमें तो आता है बेसिक चीज़ें तो वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरे बेसिक लेवल से पढ़ाऊँगा जिन्होंने पहले से शुरुआत कर रहे हैं। मैं कोशिश मेरी पूरी रहेगी आपसे कि इस सीरीज़ में मैं पूरा 60 डेज़ लगभग मैं 15 अक्टूबर तक लेके चल रहा हूँ। कोशिश रहेगी उससे पहले भी कर लूँ, और कोशिश तो पूरी जारी रहेगी कि सारे सब्जेक्ट सारे मोस्टली मैं करा पाऊँ जितने, जैसे कि अकाउंट और कॉर्पोरेट अकाउंट और एफएम की मेरा टारगेट है। वो कोशिश बहुत सारी क्लासें आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो इस सीरीज़ में मैं मेन बात यही कर रहा हूँ कि जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा के लिए ज़रूरी टॉपिक को आसान भाषा में समझेंगे, साथ साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा विथ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। देखो प्रीवियस ईयर जेवीएनएल के तो मिलते हैं नहीं, सीधी सी बात है, और अदर एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं वो मैराथन के माध्यम से मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है नी वो अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन है नी, लेखांकन का परिचय रहेगी। चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आपका समय बहुत कीमती है, समय बहुत कम है। ये आईबीपीएस एग्ज़ाम लेता है, कभी भी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी अचानक और एग्ज़ाम हो जाएगा, पता भी नहीं चलता है। तो अपन बिना किसी समय गवाए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम अकाउंटिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि अकाउंटिंग यानी लेखांकन क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग के प्रमुख उद्देश्य और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या। फिर बाद में हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जैसे कि कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू और एक्सपेंस को समझेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन, जो अकाउंटिंग का बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है। हर एग्ज़ाम में आपको एक न एक क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आगे पीछे कैपिटल लाइफ कैसे ज्ञात करते हैं, कुछ न कुछ पूछते ही रहते हैं आपको। हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। और अंत में हम आज के वीडियो में तो हम एमसीक्यू लेके नहीं आए हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, आपको यूज़फुल लगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि हर चैप्टर के बाद उसके एमसीक्यू उसी के साथ 10-15 एमसीक्यू अच्छे इम्पोर्टेंट होंगे, वो उसके साथ ही मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा। तो इस क्लास के अंत में आप अपना रिव्यू ज़रूर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम और भी वीडियो बना पाएँ। और ये क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी, मैं आपको कोई नोट्स नहीं दूंगा, आपको सिर्फ बेसिक टर्म्स आपको वीडियो सुननी है, कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आपको ये सुन के अगर आप बनाना चाहो तो खुद बनाना। देखो मेरे पास इसकी पीपीटी वगैरह कुछ नहीं मिलेंगी। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, लेखांकन क्या है। सरल भाषा में अकाउंटिंग का अर्थ व्यवसाय में होने वाले आर्थिक लेन देन को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करना और उनसे उपयोगी वित्तीय जानकारी प्राप्त करना। जैसा कि मैंने बोला है, आपको समझ में आ गया, एक बार मैं वापस दोहराता हूँ कि अकाउंटिंग का अर्थ होता है व्यवसाय, बिजनेस में होने वाले आर्थिक लेन देन को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करना और उन्हें उपयोगी वित्तीय जानकारी प्राप्त करना। जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है कि सबसे पहले अकाउंटिंग प्रक्रिया में हम 4 मुख्य स्टेप में समझ सकते हैं। पहला रिकॉर्ड, सबसे पहला स्टेप यही रहता है कि डेटा को अपन रिकॉर्ड करना है। व्यवसाय में होने वाली आर्थिक लेन देन को सबसे पहले हम रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद अपन क्लासीफाई यानी कि उनको वर्गीकृत करते हैं। समान प्रकार के ट्रांजैक्शन को अलग अलग वर्गों में हम रखा जाता है और उन्हें कंप्लीट क्लासिफाइड किया जाता है। उसके बाद हम
अगला जो स्टेप होता है, कदम होता है, वो तीसरा होता है। उसमें अपन उनको समराइज़ करते हैं, डेटा को संक्षेप में प्रस्तुत करना। समराइज़ का मतलब उन सभी डेटा को जो आपने क्लासिफाइड किया है, सबसे पहले अपन ने रिकॉर्ड किया, फिर उसको क्लासिफाइड किया, अब अपन समराइज़ कर रहे हैं, यानी कि संक्षेप में प्रस्तुत करो। रिकॉर्ड किए गए ट्रांजैक्शन से आवश्यक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और समरीज तैयार की जाती है, और फिर बाद का जो स्टेप होता है उसे एनालाइज करना, यानी विश्लेषण करना। उन डेटाओं को प्राप्त फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो अपने पास आई है उनका एनालिसिस करना, व्यवसाय की स्थिति को समझा जाता है। इसलिए याद रखें आप कि अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड प्लस क्लासीफाई प्लस समराइज प्लस एनालाइज। ये 4 महत्वपूर्ण अकाउंटिंग के स्टेप होते हैं। जैसा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप कह सकते हो नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूँगा। तो ये डेफिनेशन और इसके स्टेप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में आपको ये अकाउंटिंग के स्टेप का क्रम पूछ लेते हैं। तो आपको ये क्रम ध्यान रखना, सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, फिर उन डेटा को समराइज करेंगे और लास्ट में एनालाइज करेंगे। तो ये एक वेरीफाइड डेटा बन जाएगा और फिर ये सूचना यानी इन्फॉर्मेशन के रूप में व्यवसाय की स्थिति को बताएगा आगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अब समझते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ऐसी घटना होती है जिसका व्यवसाय की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि एग्जांपल ले लेते हैं कि व्यवसाय ने सामान खरीदा, इससे व्यवसाय की अकाउंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार ग्राहक से कैश प्राप्त हुआ, बैंक में पैसा जमा किया, व्यवसाय का किराया दिया, ये सभी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। आप भी सामान लेने गए, सामान खरीदा दुकानदार से, तो ये दुकानदार और आपके बीच ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो इसी को ही बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखें, हर घटना ट्रांजैक्शन नहीं होती है। वही घटना अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन मानी जाती है जिसका व्यवसाय की वित्तीय स्थिति पर मौद्रिक या आर्थिक प्रभाव पड़े। ये भी ध्यान रखें कि ट्रांजैक्शन वही माना जाएगा जो बिजनेस की वित्तीय स्थिति पर मौद्रिक या आर्थिक प्रभाव डाले। बिल्कुल, ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है और ये कॉन्सेप्ट आगे के चैप्टर को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये सोच लोगे मैंने माल खरीदा और उसकी, तो अगर आपने किसी से बात की और आपके उसके अंदर लेन देन मौद्रिक में नहीं हुआ है, उस बिज़नेस पर आर्थिक प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है, तो ये आपका ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य की। अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, ये बात करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना। व्यवसाय में प्रतिदिन बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं और इन्हें सही तरीके से रिकॉर्ड करना भी होता है, ये भी ज़रूरी है। दूसरा, उसके ऑब्जेक्टिव बात करें तो लाभ हानि ज्ञात करना। अकाउंटिंग की सहायता से हम जान सकते हैं कि व्यवसाय को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुई, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है, लाभ हानि ज्ञात करना। तीसरा है कि व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशंस यानी वित्तीय स्थिति जानना भी ज़रूरी है। इससे हमें ये पता चलता है कि व्यवसाय के पास कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है। एसेट्स लाइबिलिटीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है। संपत्ति दायित्व होना भी बिजनेस की स्थिति का पता चलाता है कि अपना बिजनेस कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है।
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो निर्णय लेने में सहायक होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के आधार पर हम बिजनेस ऑनर और मैनेजमेंट बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। इसके लिए ये ऑब्जेक्टिव बहुत काम है, निर्णय लेने में भी सहायक है। और पांचवा और महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि आपसे एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराना। इसलिए अकाउंटिंग केवल ट्रांजैक्शन लिखने का काम नहीं है साथियों, अकाउंटिंग केवल ट्रांजैक्शन लिखने का काम नहीं है, बल्कि ये व्यवसाय की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझने और उपयोग करने में भी मदद करता है। समझ में आ गए होंगे आपको, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मैंने आपको 5 उद्देश्य बताए हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इन 5 उद्देश्यों के बारे में एक एक करके मैंने एक्सप्लेन किया है और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अब अगली स्लाइड पे चलता हूँ। अब अपन आ जाते हैं कि आज की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करते हैं। इन टर्म्स को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे ये पूरे अकाउंटिंग सिलेबस में इनका बार बार उपयोग होगा। जैसे कि बहुत सारे साथी को ये चीज़ें पता है तो वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कोई कहेंगे कि ये तो छोटी चीज़ें तो हमें भी पता है। बिल्कुल आपको पता है, लेकिन मेरा ये है पूरा टारगेट है कि मैं धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के आपको पढ़ाने की कोशिश करूं, धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूं। और मेरा यही एम है कि मैं आपको मेरे इन कॉन्सेप्ट जो आपके साथ लेके आया हूँ वीडियो, उसके सारे कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सकूँ धीरे धीरे। तो सबसे पहले कैपिटल यानी पूंजी, हिंदी अर्थ तो आपको भी पता ही है। तो कैपिटल के बारे में बात करें तो कैपिटल किसे कहते हैं? मेन अकाउंट में कैपिटल कहते किसे? पूंजी कहते हैं। पूंजी मालिक द्वारा व्यवसाय में लगाई गई राशि कैपिटल कहलाती है। बिजनेस का जो मालिक होता है वो जब पूंजी लाता है उसे ही कैपिटल कहते हैं। जैसे उदाहरण एक लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने व्यवसाय शुरू करने के लिए उसने 10 लाख रुपए लगाए, तो व्यवसाय के लिए वह राशि क्या होगी? कैपिटल, पूंजी होगी, पूंजी मानी जाती है। तो ये कैपिटल आपको समझ में आ चुकी हो। अब बात करते हैं अपन एसेट्स, संपत्ति की बात करते हैं। संपत्ति कहते किसे कहते हैं? व्यवसाय के पास मौजूद ऐसी चीज़ें जिनका आर्थिक मूल्य हो और भविष्य में लाभ मिल सकता है, उन्हें एसेट्स कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि एसेट्स किसे कहते हैं। जैसे कि कैश, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, मशीनरी और स्टॉक, ये सब एक बिजनेस की एसेट्स, संपत्ति होती है जो कि फ्यूचर में अपने को लाभ पहुँचाएगी बिजनेस को। समझ में आ गया होगा एसेट्स के बारे में आपको। अब बात करते हैं दायित्व की, लाइबिलिटीज़। दायित्व किसे कहते हैं? दायित्व व्यवसाय पर किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था का जो बकाया होता है। जैसे किसी ने सामान लेके गया अपने बिजनेस से, तो उसको वो अपने लिए तो डिटर हो गया, तो अपन उसके पैसे मांगते हैं तो वो बकाया में जाएगा, तो उसे लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे कि आप अपन को देगा, वो व्यवसाय के लिए तो जैसे कोई माल अपन ने किसी से माल खरीदा तो अपन उसके लिए क्रेडिटर है। क्रेडिटर तो अपन को फ्यूचर में माल के पैसे चुकाने हैं, पैसे चुकाने तो वो लाइबिलिटी से अपना दायित्व है, फ्यूचर में अपने को पैसे देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अपन ने बैंक लोन ले लिया, तो बैंक लोन को चुकाना तो है ही अपने को फ्यूचर में, तो ये अपने लिए क्या हो गया? दायित्व है। दायित्व उसे कहते हैं जो व्यवसाय के किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था का जो बकाया होता है उसे दायित्व कहा जाता है। अब बात करते हैं रेवेन्यू यानी कि आय। व्यवसाय की सामान्य गतिविधियों से प्राप्त होने वाले आय को रेवेन्यू कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुड्स की बिक्री से प्राप्त सेल्स रेवेन्यू कहलाते हैं। ये तो मालूम है आय, जैसे कि किसी भी सामान्य गतिविधियों से जो अपने को लाभ प्राप्त होता है उससे जो इनकम होती है, लाभ नहीं इनकम प्राप्त होती है, उसे आय कहा जाता है। गुड्स बेचने से हो गया।
अब बात करते हैं एक्सपेंस की। व्यवसाय को चलाने के लिए जो खर्च होते हैं, एक्सपेंस किया जाता है, उसे एक्सपेंस कहा जाता है। जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गए, ये सारे एक्सपेंस माने जाते हैं। एक बार फिर जल्दी से अपन याद करते हैं एक बार जो, जैसे कि कैपिटल का मतलब क्या होता है? मालिक द्वारा लगाई गई पूंजी। एसेट्स का मतलब होता है व्यवसाय की संपत्ति, और दायित्व यानी लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है व्यवसाय का बकाया, और रेवेन्यू का मतलब होता है आय, और एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च। तो इन पाँचों टर्म्स को याद ज़रूर कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको इजी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत काम आएगी आगे आपको। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, अकाउंटिंग की विशेषताएँ। अकाउंटिंग की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता ये है कि अकाउंटिंग आर्थिक घटनाओं से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? अकाउंटिंग आर्थिक घटनाओं से संबंधित होती है। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जिनका इकोनॉमिक इफेक्ट हो, आर्थिक प्रभाव। दूसरी विशेषता है व्यवस्थित रिकॉर्ड। ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड और क्लासीफाई किया जाता है। तीसरी विशेषता इसकी यह है कि मौद्रिक मापन करना। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को सामान्यतः मनी वैल्यू, मुद्रा में मापा जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है फाइनेंशियल रिजल्ट जानने में सहायक होती है। अकाउंटिंग से बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। नेक्स्ट विशेषता है डिसीजन मेकिंग में भी सहायक होता है। अकाउंटिंग से प्राप्त इंफॉर्मेशंस बिजनेस डिसीजन लेने में भी उपयोगी होती है। इन पॉइंट्स को परीक्षा के लिए ज़रूर रिवाइज करें। जैसा कि मैंने इस पांचों पॉइंट आपको विशेषताएँ बताई है, ये विशेषताएँ के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर लिया है, और आपको इन विशेषताओं को दिमाग में ही रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, अकाउंटिंग इक्वेशंस। फार्मूला होता है एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। हिंदी में बात करें तो संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यवसाय में मालिक ने 50,000 रुपये पूंजी लगाई और व्यवसाय ने 20,000 रुपये का लोन लिया, तो कुल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होगी 50,000 प्लस 20,000 यानी 70,000 रुपये। इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन के अनुसार एसेट्स बराबर 70,000 रुपये, अर्थात एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। याद रखें, अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत महत्वपूर्ण है, और परीक्षा में इससे न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस फॉर्मूला को ज़रूर याद करें। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको जब क्या पढ़ेंगे उसमें ये आया था कि क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन अकाउंटिंग, तो ये मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं इसमें। तो एक बार मैं आपको कोशिश करता हूँ क्विक रिवीजन हो जाए आपका। चलिए अब क्लास की ये क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अकाउंटिंग का अर्थ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई, समराइज और एनालाइज। स्पीड से बोल रहा हूँ। कैपिटल मालिक द्वारा व्यवसाय में लगाई गई पूंजी। एसेट्स के बारे में जानकारी के लिए तो मतलब व्यवसाय की संपत्ति। दायित्व मतलब व्यवसाय पर दूसरों का बकाया। आय का मतलब होता है व्यवसाय से प्राप्त आय, और एक्सपेंस का मतलब होता है व्यवसाय को चलाने में होने वाला खर्च। साथ ही अकाउंटिंग इक्वेशन याद रखें, संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। समझ में आ गया होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको आज की जो हमारी क्लास है पसंद आई होगी। आज की हमारी जो अकाउंटिंग
इंट्रोडक्शन की क्लास यहीं समाप्त होती है। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आया है, अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट डिलीवर अच्छा लगा है, तो आज का हम डे 1 क्लास है। इसी प्रकार से हम क्लासेस आपके लिए लेके आएंगे। धीरे धीरे सारी क्लासेस, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सारे आएंगे। इसके लिए धैर्य रखना ज़रूरी है। और अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली क्लास के लिए ज़रूर जुड़े हमारे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।